हेलो स्टूडेंट, मैं दीक्षा। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में। इस श्रृंखला के अंतर्गत हम विजन आईएएस के टेस्ट पेपर को सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें अभी तक हमने 9 टेस्ट पेपर को कंप्लीट कर लिया है। आज का जो हमारा टेस्ट पेपर है, टेस्ट नंबर 10 है। इसके अंतर्गत जो टेस्ट है वह वर्किंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड सिस्टम ऑफ गवर्नेंस का ये टॉपिक है, जिसमें सेंट्रल गवर्नेंस से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे और स्टेट गवर्नमेंट से रिलेटेड भी क्वेश्चन होंगे। और इसके साथ ही साथ आपको मार्च और अप्रैल के करंट अफेयर के अंतर्गत इसमें मॉक टेस्ट दिए गए हैं। चलिए तो शुरू करते हैं इस श्रृंखला को, जिसके अंतर्गत हम अपने क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, जो कि टेस्ट नंबर 10 है। परीक्षा का पैटर्न वही है जैसा आपका यूपीएससी का पैटर्न है। चलिए तो शुरू करते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से गणमान्य व्यक्तियों में कौन भारत की जनता की सेवा और कल्याण में समर्पित रहने की शपथ और प्रतिज्ञा लेता है। तो इसके अंतर्गत आपको बताना है, इसमें पहला आता है राष्ट्रपति, दूसरे उपराष्ट्रपति, तीसरे प्रधानमंत्री, चौथे भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। तो नीचे दिए गए कूट में से आपको सही उत्तर की पहचान करनी है, जिसके अंतर्गत आपका जो उत्तर है ऑप्शन ए आएगा, क्योंकि केवल एक होगा कि भारत का जो राष्ट्रपति है वह शपथ ग्रहण करने से पूर्व शपथ लेता है, प्रतिज्ञान करता है और उस पर अपने हस्ताक्षर करता है। ये वो कहता है कि वह श्रद्धापूर्वक राष्ट्रपति पद का कार्यपालन करूँगा, संविधान और विधि का परिरक्षण, संरक्षण और प्रतिरक्षण करूँगा, भारत की जनता की सेवा और कल्याण में समर्पित रहूँगा। और राष्ट्रपति को भारत के मुख्य न्यायमूर्ति के द्वारा शपथ दिलाई जाती है। तो यह राष्ट्रपति के संदर्भ में प्रमुख इम्पोर्टेंस है शपथ के कल्याण में। अब आता है क्वेश्चन कि भारत के संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य के राज्यपाल को कानून और व्यवस्था के संबंध में विशेष उत्तरदायित्व सौंपे गए हैं। तो आपको बताना है कि किसके अंतर्गत किस राज्य को विशेष उत्तरदायित्व सौंपे गए हैं। पहला आता है नागालैंड, दूसरा असम, तीसरा मणिपुर, चौथा अरुणाचल प्रदेश। तो इसके अंतर्गत आपको दिए गए कूट में से पहचान करनी है। तो इसमें जो आपका उत्तर होगा सी आएगा, क्योंकि इसमें पहला और चौथा सही है कि नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश। नागालैंड जो है वह कि ल्यूत्सियांग और नागा पहाड़ियों पर आंतरिक अशांति के कारण कानून और व्यवस्था के संदर्भ में 371 के एक अनुच्छेद 371 ए के अंतर्गत है। और अरुणाचल प्रदेश में राज्य में कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए अनुच्छेद 371 एच के अंतर्गत है। तो इसमें ए के अंतर्गत और इसमें एच के अंतर्गत। आपको बता दें कि राज्यपाल को कुछ विशेष उत्तरदायित्व सौंपे गए हैं, जिन्हें उससे राष्ट्रपति के निर्देशों के अनुसार पूरा करना होता है। हालांकि ऐसे मामले में राज्यपाल मुख्यमंत्री के नेतृत्व में बनी मंत्रिपरिषद से परामर्श लेता है और अंततः वह स्वविवेक पर कार्य करता है। तो इसके संदर्भ में व्याख्या है। अब आता है आपका क्वेश्चन कि 73वें संविधान संशोधन 1992 के संदर्भ में निम्नलिखित के कथनों पर विचार कीजिए। पहला कहता है कि यह अधिनियम पंचायतों के निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायालयों के हस्तक्षेप को वर्जित करता है। दूसरा आता है कि इस अधिनियम के प्रावधान संघ राज्य क्षेत्रों पर लागू नहीं होते हैं। तो उपयुक्त कथनों में से आपको बताना है कि कौन सा कथन सही है। तो इसके अंतर्गत आपका पहला कथन सही है, तो ऑप्शन ए सही होगा। इसमें भारत के संविधान के 73वें संविधान संशोधन के अंतर्गत एक नया भाग 9 जोड़ा गया है। भाग 9 जोड़ा गया है 73वें संविधान संशोधन के तहत। यह भाग जो है वह पंचायतों से संबंधित है। इसमें आर्टिकल 243 से 243 ऊ तक शामिल होते हैं और इसके अलावा अधिनियम द्वारा संविधान की 11वीं अनुसूची भी जोड़ी गई थी। इस अनुसूची में पंचायतों के 29 कार्यात्मक विषय दिए गए हैं। इन विषयों में 243 जी से संबंधित है और यह अधिनियम पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान करता है और संवैधानिक दर्जा प्राप्त होने के कारण पंचायतें संविधान के न्यायोचित भाग के रूप में स्थापित हो गई हैं। इस भाग का प्रावधान है कि यह राज्यसभा पर लागू होते हैं और हालांकि राष्ट्रपति यह निर्देश दे सकता है कि इस भाग के उपबंध किसी संघ राज्य क्षेत्रों के और उसके द्वारा निर्दिष्ट अपवादों और संशोधनों के अधीन रहते हुए लागू होते हैं। और यह अधिनियम पंचायतों के निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायालयों के हस्तक्षेप को वंचित करता है। इसमें कहा गया है कि निर्वाचन क्षेत्रों और इनके निर्वाचन क्षेत्रों में सीटों के आवंटन से संबंधित मुद्दों को न्यायालय के प्रश्न नहीं किया जाता है। तो न्यायालय में प्रश्नगत नहीं किया जा सकता है। तो इसके अंतर्गत ये प्रमुख प्रावधान है, जिसमें पहला आपका सही है, दूसरा वाला गलत है। अब आता है आपका क्वेश्चन नेक्स्ट वाला, जो कि 4th नंबर का है
कि भारतीय राज्य व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। पहला ऑप्शन, निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है कि इसकी एक संघीय विशेषता है। पहला आता है न्यायपालिका की स्वतंत्रता का संरक्षण। दूसरा आता है संविधान में द्विसदनीय विधायिका का प्रावधान। ऑप्शन सी आता है केंद्र राज्य और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन। ऑप्शन डी आता है मूल अधिकारों का न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय होना। तो इसके अंतर्गत आपको बताना है, तो इसमें आपका ऑप्शन डी होगा कि मूल अधिकारों का न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय होना इसके संदर्भ में आता है। अब आता है आपका क्वेश्चन कि राज्यों में उप मुख्यमंत्री की नियुक्ति बढ़ती प्रवृत्ति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें पहला आता है कि यह संवैधानिक पद नहीं होता है। दूसरा आता है कि उसे मुख्यमंत्री के समान कोई अतिरिक्त वित्तीय शक्ति प्राप्त नहीं होती है। तो उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है, तो इसमें आपका जो ऑप्शन सी है वो सही है, क्योंकि इसमें ए और बी दोनों ही कथन इसकी अभिपुष्टि करते हैं कि उप मुख्यमंत्री का पद संवैधानिक पद नहीं होता और यह पद कैबिनेट मंत्री के समान होता है। यह केवल इस संबंध में राजनीतिक संकेत प्रदान करता है सरकार को अगला सबसे वरिष्ठ नेता कौन है यह इसके संदर्भ में होता है। दूसरा आता है कि किसी भी कैबिनेट मंत्री अन्य कैबिनेट मंत्री की तरह उप मुख्यमंत्री को भी विभाग आवंटित किए जाते हैं और उन्हें मुख्यमंत्री के समान कोई अतिरिक्त वित्तीय शक्तियाँ प्रदत्त नहीं होती हैं और ना ही मुख्यमंत्री को प्रदत्त फाइलों पर विशेष पहुंच प्राप्त होती है। तो इसके संदर्भ में आता है। अब आता है क्वेश्चन कि मंत्रिपरिषद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन दिया गया है कि 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा यह प्रावधान किया गया है कि राष्ट्रपति संवैधानिक रूप से प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली मंत्रिपरिषद की अध्यक्षता सलाह पर कार्य करने हेतु बाध्य है। दूसरा आता है कि भारत के संविधान के अनुसार किसी सार्वजनिक कार्यवाही के लिए राष्ट्रपति का प्रत्येक आदेश किसी मंत्री द्वारा प्रति हस्ताक्षरित होना आवश्यक होता है। तो उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है इसके अंतर्गत आपको बताना है। तो इसमें दोनों ही कथन सही नहीं है कि ना तो एक सही है ना तो दूसरा सही। पहला इस कारण से सही नहीं है कि यह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 74 में राष्ट्रपति को उसके कार्यों के संचालन में सहायता एवं सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद का प्रावधान किया गया जिसका मुखिया प्रधानमंत्री होता है। और अनुच्छेद 74 के क्लॉज 1 में कहा गया है कि राष्ट्रपति को सहायता एवं सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका प्रधानमंत्री होगा और राष्ट्रपति अपने कृत्यों का प्रयोग करने में ऐसी सलाह के अनुसार कार्य करेगा। और यह प्रावधान 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से जोड़ा गया था। इस प्रकार राष्ट्रपति संवैधानिक रूप से मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार कार्य करने हेतु बाध्य होता है। फिर दूसरा कथन इसमें इस कारण से गलत है कि यह भारत के संविधान में किसी मंत्री के विधिक उत्तरदायित्व का कोई प्रावधान नहीं है। मतलब कि इसके विधिक उत्तरदायित्व का कोई प्रावधान नहीं है। यह आवश्यक नहीं है कि किसी सार्वजनिक अधिनियम के लिए राष्ट्रपति के आदेश पर किसी मंत्री द्वारा प्रति हस्ताक्षरित किया जाए। और इसके अलावा मंत्रिपरिषद द्वारा राष्ट्रपति को दी गई सलाह की जांच करने से अदालतों को प्रतिबंधित किया गया है। तो इसके संदर्भ में ये दोनों ही कथन आपके इसके गलत होने की पुष्टि करते हैं। अब आता है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा अनिवार्य रूप से किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन घोषणा के परिणाम है। तो इसमें पहला आता है कि राष्ट्रपति उस राज्य के संबंध में कानून बना सकता है। दूसरा आता है कि राज्य की विधानसभा स्वतः भंग हो जाती है। तीसरा आता है कि राष्ट्रपति राज्य मंत्रिपरिषद को बर्खास्त कर देता है। तो इसके अंतर्गत आपको बताना है कि कौन सा कूट सही है। तो इसमें आपका ऑप्शन सी सही है क्योंकि इसमें केवल तीसरा कूट है वही सही है, पहला दूसरा गलत है। पहला तीसरा क्यों सही है? तीसरा है कि राष्ट्रपति राज्य की मंत्रिपरिषद को बर्खास्त कर सकता है और राष्ट्रपति मुख्यमंत्री की अध्यक्षता वाली राज्य मंत्रिपरिषद को बर्खास्त करता है जो कि मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हो। फिर आपका दूसरा इस कारण से गलत है, जो दूसरा वाला है कि राज्य की विधानसभा स्वतः भंग होती है, ये गलत है कि राष्ट्रपति राज्य विधानसभा को या तो निलंबित कर सकता है या भंग कर सकता है। तो ये राष्ट्रपति पर डिपेंड करता है। फिर आता है आपका कि जो पहला कि राष्ट्रपति उस राज्य के संबंध में कानून बना सकता है। तो संसद जो है वह राज्य के लिए कानून बनाने की शक्ति राष्ट्रपति या इस संबंधित को उसके द्वारा निर्दिष्ट किसी अन्य प्राधिकरण को सौंप सकती है। तो ये संसद के संदर्भ में राज्य कानून बनाती है, उसमें राष्ट्रपति का हस्तक्षेप होता है लेकिन इस संदर्भ में उसे अन्य प्राधिकरण भी सौंप सकती है। तो इस तरीके से होता है। तो आपका तीसरा कूट ही सही है।
इसमें दिया गया है कि यह प्रावधान कि मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा की कुल सदस्य संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी। इसका उल्लेख निम्नलिखित में से किया गया है। ऑप्शन ए लोकसभा के नियमों में, ऑप्शन बी भारत के संविधान में, ऑप्शन सी संसदीय कन्वेंशन से, ऑप्शन डी उच्चतम न्यायालय के निर्णय से। तो इसके अंतर्गत आपका जो उत्तर है ऑप्शन बी है कि भारत के संविधान से। अब आता है आपका क्वेश्चन कि अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपात की घोषणा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें पहला दिया गया है कि भारत में राष्ट्रीय आपात केवल 3 बार घोषित किया गया है। दूसरा आता है कि राष्ट्रीय आपात केवल युद्ध, बाह्य आक्रमण, सशक्त विद्रोह के तहत ही घोषित किया जाता है। और तीसरा आता है कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री में लिखित सिफारिश प्राप्त करने हेतु राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा कर सकता है। तो इसके संदर्भ में आपको उपयुक्त कथनों में से सही बताना है। तो इसमें आपका ऑप्शन ए सही होगा कि केवल एक ही कथन सही है। तो इसकी व्याख्या को जान लेते हैं। पहला कथन में कि अभी तक केवल 3 बार मतलब कि 1982, 1991 और 1975 के अंतर्गत ही राष्ट्रीय आपात को घोषित किया गया है। राष्ट्रीय आपात की पहली उद्घोषणा अक्टूबर 1962 में नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी या नीफा में चीनी आक्रमण के कारण की गई थी। और राष्ट्रीय आपात की जो दूसरी उद्घोषणा है उसे दिसंबर 1971 में पाकिस्तान द्वारा किए गए हमले के मद्देनजर की गई थी। और जो तीसरी घोषणा है उसे जून 1975 में किया गया था। तो इसमें राष्ट्रीय आपात की जो घोषणा की सिफारिश है वह किसके द्वारा की जाती है? प्रधानमंत्री के इसमें राष्ट्रीय आपात को 3 बार घोषित किया गया। इसके संदर्भ में है कि कौन कौन सा? पहला आता है 1962 में, दूसरा 1971 में और तीसरा आता है 1975 में। फिर आता है आपका दूसरा कि राष्ट्रीय आपातकाल केवल युद्ध व आक्रमण के आधार पर ही लागू किया जाता है। नहीं, यह युद्ध एवं बाह्य आक्रमण या सशक्त विद्रोह से संबंधित होता है। ये सिर्फ केवल युद्ध या बाह्य आक्रमण पर नहीं होता है। यह युद्ध, बाह्य आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह से खतरा होने पर इसे घोषित किया जाता है। तो इस कारण से आपका ये गलत है। फिर तीसरा जो है आपका यह कहता है कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री में लिखित सिफारिश प्राप्त करने के बाद राष्ट्रीय आपात की घोषणा करता है। तो ये आपका गलत है कि अनुच्छेद 352 में कहा गया है, अनुच्छेद 352 में राष्ट्रपति मंत्रिमंडल के विधिक अनुशंसा प्राप्त होने पर ही राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा कर सकता है। इसका तात्पर्य होता है कि आपात की उद्घोषणा केवल मंत्रिमंडल की सहमति से की जाती है, ना कि प्रधानमंत्री की सलाह पर। तो इसका जो आपका ऑप्शन ए है तो इस कारण ये गलत है। तो आपके पहला वाला सही है और दूसरा वाला, तीसरा वाला गलत है। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि 10वें नंबर का है, जिसमें पूछा गया है कि पंचायती राज अधिनियम पंचायत अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार अधिनियम 1996 के प्रावधानों के तहत अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायतों का निम्नलिखित में से विस्तारित प्रावधान है, जिसमें पहला दिया गया है कि विकास परियोजनाओं के लिए भूमि का अर्जन करने से पहले ग्राम सभा का परामर्श किया जाएगा। दूसरा आता है कि गौण खनिजों के खनन के लिए खनन पट्टों की स्वीकृति हेतु ग्राम सभा की सिफारिश अनिवार्य होती है। तो इसमें से और तीसरा आता है कि इसमें अनुसूचित क्षेत्रों में लघु जल निकायों की योजना एवं उनके प्रबंधन का कार्य पंचायतों को सौंपा गया है। और डी जो फोर्थ आता है कि लघु वनोपजों पर ग्राम सभा का स्वामित्व होता है। तो इस कूट में से आपको सही उत्तर की पहचान करनी है। तो इसके अंतर्गत आपका जो कूट है वह डी सही है, क्योंकि इसमें चारों ही कथन सही हैं। तो अब आता है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कि स्थानीय सरकार की केंद्रीय परिषद पर गठन किसके द्वारा किया जाता है? ऑप्शन ए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 263 के प्रावधान के द्वारा, भारत के राष्ट्रपति के एक आदेश द्वारा। दूसरा ऑप्शन आता है कि भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची की समवर्ती सूची के प्रावधान के अनुसार संसद के अधिनियम द्वारा। ऑप्शन सी आता है कि विधि आयोग की अनुशंसाओं के पश्चात एक कार्यकारी आदेश द्वारा। और ऑप्शन डी आता है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें आपको बताना है कि आपका कौन सा उत्तर सही होगा। तो इसके अंतर्गत आपका उत्तर ए होगा कि इसमें भारतीय संविधान के अनुच्छेद 263 के प्रावधान के अनुसार भारत के राष्ट्रपति के एक आदेश द्वारा होता है। अब आता है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर का कि निम्नलिखित में से किन मामलों में राज्यसभा को लोकसभा की समान शक्ति और प्रायस्थिति प्राप्त होती है? इसमें पहला आता है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन और महाभियोग। दूसरा आता है राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश की स्वीकृति। तीसरा आता है राष्ट्रीय आपात को समाप्त करने का संकल्प। चौथा आता है संविधान संशोधन विधेयक को प्रस्तुत पारित करना। तो नीचे दिए गए कूट में से आपको सही उत्तर की पहचान करनी है। तो इसके अंतर्गत आपका जो उत्तर होगा
उसके अंतर्गत जो उत्तर आता है आपका सी आता है कि इसमें 1, 2, 4 कथन सही हैं और इसका तीसरा कथन सही नहीं है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन और महाभियोग होगा, राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश की स्वीकृति होगी और संविधान संशोधन विधेयकों को पारित किया जाएगा, इसके संदर्भ में होगा। तो आपका ऑप्शन सी सही है कि जिसमें आपको पहला, दूसरा और चौथा सही है और तीसरा आपका गलत है। अब आता है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंतर्गत आपका पूछा गया है कि राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति और सेवा की शर्तों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसके अंतर्गत पहला आता है कि कोई व्यक्ति जो किसी उच्च न्यायालय में 10 वर्षों तक अधिवक्ता रहा हो वह अर्ह होता है और महाधिवक्ता के रूप में नियुक्त किया जा सकता है। और दूसरा आता है कि कोई व्यक्ति जिसने भारत के राज्य क्षेत्र में 5 वर्ष तक न्यायिक पद धारण किया हो वह अर्ह होता है और महाधिवक्ता के रूप में नियुक्त किया जा सकता है। तीसरा आता है कि महाधिवक्ता का पारिश्रमिक राज्य विधानमंडल द्वारा निर्धारित किया जाता है। तो इसके अंतर्गत आपको बताना है कि कौन सा कूट सही है। तो इसमें ये 3 कूट दिए गए हैं, 3 कूट के अंतर्गत आपको बताना है। तो इसमें आपका पहला कूट ही सही है क्योंकि ऑप्शन ए ही इसका सही है कि केवल एक ही उत्तर होगा। तो अब आता है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जिसमें पूछा गया है कि भारत के राज्य विधानमंडल में विधायी प्रक्रिया के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसके अंतर्गत पहला दिया गया है कि विधान परिषद साधारण विधेयक को अधिकतम 3 माह की अवधि के लिए रोक सकती है, निलंबित कर सकती है। दूसरा आता है कि संविधान के दोनों संशोधनों के बीच गतिरोध को दूर करने के लिए दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान नहीं है। तीसरा आता है कि कोई साधारण विधेयक जिसे विधान परिषद में प्रारंभ किया गया और विधानसभा को भेजा गया है, विधानसभा द्वारा अस्वीकृत किए जाने पर समाप्त हो जाता है। तो उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो इसके अंतर्गत आपको बताना है। इसमें आपका ऑप्शन भी आता है कि इसमें केवल 2 और 3 सही है और पहला वाला गलत है। अब आता है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कि यह अनुदान तब जारी किया जाता है जब किसी नई सेवा पर प्रस्तावित व्यय को पूरा करने के लिए पुनर्वियोग द्वारा धन उपलब्ध कराया जाता है। 1 रुपये की सांकेतिक राशि के अनुदान की मांग को लोकसभा में मतदान के लिए प्रस्तुत किया जाता है। यदि लोकसभा में इस मांग को स्वीकार कर लेती है तो राशि उपलब्ध करा दी जाती है। धन के पुनर्वियोग के एक मद से दूसरे मद में धन का हस्तांतरण किया जाता है और इनमें कोई अतिरिक्त व्यय शामिल नहीं होता है। तो उपयुक्त परिच्छेद में से यह किस प्रकार के अनुदान की बात कर रहा है? तो इसके अंतर्गत यह जो है आपके सांकेतिक अनुदान की बात कर रहा है, तो ऑप्शन सी सही होगा। अब आता है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जिसमें पूछा गया है कि संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन कहता है कि संयुक्त बैठक गठित करने के लिए गणापूर्ति या कोरम दोनों सदनों की कुल सदस्य संख्या का 10वां भाग होती है। दूसरा कथन आता है कि यह विवादित विधेयक को संयुक्त बैठक में उपस्थित और मतदान करने वाले दोनों सदनों के सदस्यों की कुल संख्या में बहुमत पारित किया जाता है। और तीसरा आता है कि दहेज प्रतिषेध विधेयक 1960 के लिए पहली बार दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को आहूत किया जाता है। तो उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है आपको बताना है। इन कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो इसके अंतर्गत आपके ऑप्शन डी सही है क्योंकि इसमें तीनों ही कथन आपके सत्य हैं। अब आता है आपका क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सी कि भारत से संचित निधि पर भारित व्यय का भाग है। पहला आता है कि यह राष्ट्रपति की परिलब्धियां, भत्ते और उसके कार्यालय से संबंधित एवं अन्य व्यय है। दूसरा आता है कि उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन, भत्ते एवं पेंशन। फिर इसके अंतर्गत तीसरा आता है कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक और संघ लोक सेवा आयोग के कार्यालय के प्रशासनिक व्यय होते हैं। तो नीचे दिए गए कूट में से आपको सही कूट की पहचान करनी है। तो इसके अंतर्गत आपका जो ऑप्शन डी है वह सही है कि इसमें पहला और तीसरा आपका कथन है, क्योंकि इसमें दूसरा सही नहीं है, आपका पहला और तीसरा ही सही है। दूसरा इस कारण से सही नहीं है कि यह उच्च न्यायालयों मतलब कि उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की पेंशन, हालांकि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को वेतन और भत्ते राज्य की संचित निधि पर भारित होते हैं। तो इसके संदर्भ में ये सही है नहीं है और ये पहला दूसरा सही है। अब आता है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जिसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित विषय वस्तुओं पर विचार कीजिए। पहला आता है अग्निशमन सेवाएं, दूसरा आता है सड़कें एवं पुल, तीसरा आता है नगरीय वानिकी, चौथा आता है रेलवे स्टेशन का प्रबंधन।
इसके अंतर्गत भारतीय संविधान की 12वीं अनुसूची के तहत उपयुक्त में से कौन सी मदों की विषय वस्तु का प्रावधान किया गया। इसमें आपको बताना है कि इसमें कौन सी विषय वस्तुओं का प्रावधान किया गया है। इसके अंतर्गत आपका जो ऑप्शन ए है वो सही है, क्योंकि इसमें पहली, दूसरी और तीसरी विषय वस्तु का प्रावधान 12वीं अनुसूची के अंतर्गत किया गया है। और इसमें ये जो चौथी वाली है कि रेलवे स्टेशनों का प्रबंधन, इसमें शामिल नहीं है। इसमें रेलवे केंद्र सरकार के अंतर्गत आता है और स्थानीय सरकारों द्वारा इसका प्रबंधन नहीं किया जाता है। अकेला अग्निशमन सेवाएं, सड़कें और पुल, नगरीय वानिकी का उपयोग इसके 12वीं अनुसूची के अंतर्गत आता है। अब आता है आपका क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन से देश उत्तरी अटलांटिक संगठन या नाटो के सदस्य हैं। तो इसके अंतर्गत ऑप्शन ए आता है, ये पहला दिया गया है यूनान, दूसरा ऑस्ट्रिया, तीसरा तुर्की या पूर्ववर्ती तुर्की और चौथा आता है फ्रांस। तो इसमें आपको सही कूट की पहचान करनी है। तो इसके अंतर्गत कौन सा कूट सही होगा। तो इसमें आपका ऑप्शन बी होगा कि इसमें केवल 1, 3, 4 आता है और दूसरा नहीं आता है। तो आपका 1, 3, 4 के अंतर्गत आएगा यूनान, तुर्की, फ्रांस, इसके अंतर्गत आपके उत्तर होंगे। अब आता है आपका क्वेश्चन कि राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। पहला आता है कि उद्घोषणा, ऑप्शन ए आता है कि उद्घोषणा को संसद के दोनों सदनों द्वारा इसके जारी होने की तिथि के 2 माह के भीतर अनुमोदित किया जाना चाहिए। दूसरा कथन आता है, मतलब कि ऑप्शन बी आता है कि आपातकाल को प्रत्येक 6 माह की संसद के अनुमोदन से अनंत काल के लिए बढ़ाया जा सकता है। ऑप्शन सी आता है कि आपातकाल की उद्घोषणा को स्वीकृति प्रदान करने वाला प्रस्ताव साधारण बहुमत से पारित होना चाहिए। और डी आता है ऑप्शन कि राष्ट्रीय आपातकाल के निरसन के लिए संसदीय अनुमोदन की आवश्यकता होती है। तो इसके अंतर्गत आपको बताना है कि आपका कौन सा उत्तर सही होगा। तो इसमें आपका जो ऑप्शन बी है वह सही होगा कि यह आपातकाल को प्रत्येक 6 माह के अंदर या 6 माह में संसद के अनुमोदन से अनंत काल के लिए बढ़ाया जा सकता है। अब आता है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसमें पूछा गया है कि राज्य कार्यकारिणी के संदर्भ में मंत्रिपरिषद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला आता है कि मंत्रिपरिषद भंग होने के बाद राज्यपाल को सलाह नहीं दे सकती है। दूसरा आता है कि मंत्रिपरिषद द्वारा दी गई सलाह की प्रवृत्ति की न्यायालय द्वारा जांच नहीं की जाती है। तो आपको उपयुक्त कथनों में से सही बताना है कि कौन सा कथन सही है। तो इसके अंतर्गत आपका दूसरा कथन सही है, तो ऑप्शन बी आपका सही होगा। पहला कथन इस कारण से नहीं सही है, इसकी व्याख्या को देख लेंगे कि वर्ष 1971 में उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया था कि राज्यपाल को परामर्श देने के लिए हमेशा एक मंत्रिपरिषद मौजूद होनी चाहिए, भले ही राज्य विधानमंडल भंग या विघटित हो या मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र दे दिया हो। इसलिए वर्तमान मंत्रालय अपने अनुवर्ती मंत्रालय के पदभार ग्रहण करने के तक पद पर बना रहता है। तो इस कारण से आपका इसका पहले कथन का स्पष्टीकरण है। अब आता है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कि सार्वजनिक विधेयकों और निजी विधेयकों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कहता है कि सार्वजनिक विधेयकों को सदन में पेश करने के लिए 7 दिनों के नोटिस की आवश्यकता होती है, जबकि निजी विधेयकों को सदन में पेश करने के लिए 1 महीने की नोटिस की आवश्यकता होती है। और दूसरा कथन आता है कि एक निजी विधेयक जो संबंधित सदस्य द्वारा तैयार किया जाता है, इसके विपरीत एक सार्वजनिक विधेयक का मसौदा संबंधित विभाग द्वारा विधि विभाग के परामर्श से तैयार किया जाता है। तो उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो इसमें आपका ऑप्शन डी आता है, ना तो एक होगा ना तो दूसरा होगा, मतलब कि दोनों ही कथन आपके सही है। अब आता है क्वेश्चन कि भारतीय संविधान के अंतर्गत राष्ट्रपति के पास निम्नलिखित में से किस गणमान्य व्यक्ति या व्यक्तियों को हटाने का अधिकार होता है। पहला, भारत के न्यायवादी, महान्यायवादी। दूसरा, भारत के राज्य के राज्यपाल, लोकसभा अध्यक्ष, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष। तो इनमें से बताना है कि कौन सा कूट सही है। तो इसके अंतर्गत आपका ऑप्शन सी आता है कि यह 1, 2, 4 होता है। इसमें तीसरा वाला जो है वह गलत है कि भारत के महान्यायवादी सही, भारत के राज्यपाल, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं अध्यक्ष इसके अंतर्गत आते हैं। तो ये तीसरा कथन, तीनों ही कथन सही है, चौथा इसमें तीसरा वाला गलत है। अब आता है क्वेश्चन नेक्स्ट वाला कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के संदर्भ में केंद्र और राज्यों के बीच कार्यों के पारस्परिक प्रत्यायोजन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला आता है कि केंद्र राज्य सरकार की पूर्व सहमति से ही अपनी विधायी शक्तियों को किसी राज्य को प्रत्यायोजित कर सकता है। दूसरा आता है कि राष्ट्रपति केंद्र की कार्यकारी
कार्यों को किसी राज्य की सहमति के बिना उसे सौंप सकता है। तीसरा आता है कि किसी राज्य का राज्यपाल किसी राज्य के किसी भी कार्यकारी कार्य को केंद्र सरकार को सौंप सकता है। तो इसके अंतर्गत आपको बताना है इन तीनों कथन के अंतर्गत कि आपका कौन सा उत्तर सही होगा। तो इसके अंतर्गत आपके तीनों में से एक कथन मतलब कि तीसरा कथन ही सही है, पहला दूसरा गलत है। क्वेश्चन आता है कि लोकसभा के सभापतियों के पैनल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला आता है कि वे लोकसभा के द्वारा उनके सदस्यों से ही चुने जाते हैं। दूसरा आता है कि लोकसभा अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष पद रिक्त होने की स्थिति में उनमें से कोई भी सभा की अध्यक्षता कर सकता है। तो उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो इसके अंतर्गत आपका ऑप्शन डी होता है कि ना तो एक होगा ना तो दूसरा होगा। अब आता है क्वेश्चन आपका 26 नंबर का कि राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्तियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला दिया गया है कि मृत्युदंड के परिहार हेतु केवल भारत के राष्ट्रपति को अधिकार प्रदान किया गया। दूसरा आता है कि क्षमा याचिकाकर्ता को राष्ट्रपति द्वारा मौखिक सुनवाई नहीं है। और तीसरा आता है कि राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति न्यायिक समीक्षा के अधीन आती है। तो निम्नलिखित में से कौन सा कोट सही होगा? इसके अंतर्गत केवल 2 और 3 सही होगा, पहला आपका गलत होगा। अब जान लेते हैं कि पहला गलत है, इसकी व्याख्या को जान लेते हैं कि पहले के अंतर्गत आता है कि राज्य की विधियों के तहत मृत्युदंड के मामलों में राज्यपाल को मृत्युदंड के निलंबन, परिहार या लघुकरण का अधिकार होता है। इस प्रकार राष्ट्रपति के अलावा राज्यपाल के पास भी राज्य की विधियों के मामले में मृत्युदंड का परिहार का अधिकार होता है। तो इसके संदर्भ में आपका जो पहला वाला है वह गलत है, दूसरा तीसरा आपका सही है। अब आता है आपका क्वेश्चन कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के प्रशासन के विषय प्रावधानों के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। पहला आता है कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली का मुख्यमंत्री राष्ट्रपति के पश्चात पर्यंत पद धारण करता है। दूसरा आता है कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के संदर्भ में सरकार पद राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में उपराज्यपाल को संदर्भित करता है। तो उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही होगा? तो इसके अंतर्गत आपको बताना है। तो इसमें ऑप्शन सी आता है कि इसमें पहला और दूसरा दोनों ही सही है। अब आता है आपका क्वेश्चन कि संसद सदस्यता के लिए अर्हता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कहता है कि किसी राज्य विशेष से राज्यसभा के लिए चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार को उस राज्य विशेष का मतदाता होना चाहिए। दूसरा आता है कि अनुसूचित जनजाति का कोई सदस्य लोकसभा की एक ऐसी सीट से चुनाव लड़ सकता है जो उनके लिए आरक्षित ना हो। तो उपयुक्त में से कौन सा सही है इसमें बताना है। तो इसके अंतर्गत आपका ऑप्शन बी सही है कि केवल 2 इसमें सही आता है। अब आता है कि निम्नलिखित में से आयोग या समिति किसने यह अनुशंसा की थी कि राज्यपालों को विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति के रूप में कार्य करने और अन्य सांविधिक पदों पर कार्य करने की परंपरा को समाप्त कर दिया जाना चाहिए और उनकी भूमिका केवल संवैधानिक प्रावधानों तक ही रहनी चाहिए। तो इसके अंतर्गत आपको बताना है। तो इसमें आपका जो ऑप्शन बी है वो सही है, क्योंकि यह पुंछी आयोग 2007 के अंतर्गत यह कहा गया था। अब आता है आपका क्वेश्चन कि संविधान के निम्नलिखित प्रावधानों में से कौन सी भारतीय राज्य के असम्मति संघीय चरित्र को प्रतिबिंबित करता है? पहला, राष्ट्रपति शासन को लागू करना। दूसरा, राज्यसभा में सीटों का आवंटन करना। तीसरा, स्वायत्त जिलों का निर्माण करना। चौथा आता है राज्य के राज्यपालों की नियुक्ति करना। फिर उपयुक्त कूट में से आपको बताना है कि कौन सा कूट सही है। तो इसके अंतर्गत आपका जो कूट है वह भी सही है कि इसमें दूसरा और तीसरा ही सही है। अब आता है क्वेश्चन कि संसद की प्राक्कलन समिति में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला दिया गया है कि समिति में मंत्रियों का कोई प्रतिनिधित्व न होने के कारण यह प्रशासन की कार्यकुशलता लाने के लिए वैकल्पिक नीतियों का सुझाव नहीं दे सकती है। इसके बाद आपका दूसरा आता है कि इसे नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की विशेषज्ञतापूर्ण सहायता नहीं मिलती है जो कि लोकलेखा समिति के पास उपलब्ध होता है। फिर तीसरा कथन आता है कि समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति लोकसभा अध्यक्ष द्वारा और लोकसभा के सदस्यों से की जाती है और वह निरपवाद रूप से सत्ताधारी दल से होता है। तो उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? इसमें ऑप्शन ए सही होगा कि केवल 2, 3। अब आता है कि किसी राज्य की विधान परिषद में सभापति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? इसमें पहला आपका कहता है कि उसकी शक्तियों और कार्य विधानसभा के अध्यक्ष के समान होते हैं। दूसरा आता है कि वह विधान परिषद द्वारा अपने सदस्यों में से चुना जाता है। तीसरा आता है कि वह परिषद के सदस्यों में से उपाध्यक्षों को एक पैनल और उपसभापति को नामित करना होता है।
तो उपयुक्त कूट में से कौन सा सही है? तो इसमें केवल दूसरा आपका सही होगा। फिर आता है क्वेश्चन आपका कि इसमें पूछा गया है कि आधार के लिए UIDAI इस द्वारा इसका प्रयोग की सुरक्षा प्रणाली के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर कीजिए। पहला आता है कि वर्चुअल आईडी आधार संख्या से जुड़ी एक स्थायी 12 अंकों की यादृच्छिक संख्या होती है। दूसरा आता है कि eKYC सेवाओं के लिए आधार संख्या के स्थान पर VID का उपयोग किया जाता है। तो आपको बताना है कि उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है। तो इसके अंतर्गत आपका ऑप्शन बी सही है, क्योंकि इसमें केवल 2 ही कथन सही है। अब आता है क्वेश्चन कि राज्य विधानमंडलों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला दिया गया है कि कोई सदस्य जब तक शपथ नहीं लेता तब तक मतदान नहीं कर सकता, लेकिन सदन की सारी कार्यवाही में भाग ले सकता है। फिर दूसरा दिया गया है कि राज्य विधानमंडलों के सदस्यों के वेतन भत्ते संसद द्वारा विधि द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। तीसरा दिया गया है कि संविधान में प्रत्येक राज्य की विधानसभा में अनुसूचित जातियों के लिए जनसंख्या और उनके अनुपात के आधार पर सीटों के आरक्षण का प्रावधान किया गया है। तो उपयुक्त कथनों में से आपको बताना है कि कौन सा कथन सही है। तो इसके अंतर्गत आपका ऑप्शन ए सही है कि इसमें केवल 3 ही आता है। अब आता है आपका क्वेश्चन कि किसी राज्य के विधान परिषद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो आपको पहला ऑप्शन आता है कि विधान परिषद के सदस्यों की संख्या संबंधित राज्य की विधानसभा के सदस्यों पर निर्भर करती है। ऑप्शन बी आता है कि रिक्त सीटों को प्रत्येक दूसरे वर्ष के आरंभ में नए निर्वाचनों और नामांकनों द्वारा भरा जाता है। ऑप्शन सी आता है कि विधान परिषद के सदस्यों की कुल संख्या वैसे केवल 5/6 सदस्य अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किए जाते हैं। और ऑप्शन डी आता है कि संबंधित राज्य की विधानसभा के सदस्य विधान परिषद के केवल 1/3 सदस्यों के लिए निर्वाचित कर सकते हैं। तो इन कथनों में से आपको बताना है। तो इसमें ऑप्शन बी सही होगा कि रिक्त सीटों को प्रत्येक दूसरे वर्ष के आरंभ में नए निर्वाचनों और नामांकन के द्वारा भरा जाता है। अब आता है 36 नंबर का क्वेश्चन कि भारत के उपराष्ट्रपति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला दिया गया है कि संविधान में उपराष्ट्रपति पद के लिए योग्यता के लिए न्यूनतम आयु निर्धारित नहीं की गई है। दूसरा कथन आता है कि उपराष्ट्रपति को केवल संविधान के उल्लंघन के आधार पर ही हटाया जा सकता है। तो इनमें से कौन सा सही नहीं है? तो इसके अंतर्गत आपका ऑप्शन सी सही नहीं है, क्योंकि दोनों ही इसमें गलत है। अब आता है क्वेश्चन की दोहरी सदस्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दोहरी सदस्यता के संदर्भ में निम्नलिखित में से मामलों में एक सदस्य संख्या की दोनों सीटें रिक्त हो जाएगी। तो इसके संदर्भ में आता है। तो इसके संदर्भ में पहला आता है कि यह विधानमंडल का कोई मौजूदा सदस्य संसद सदस्य के रूप में निर्वाचित हो जाता है और 14 दिन के भीतर राज्य विधानमंडल में अपनी सीट से त्यागपत्र देने पर विफल रहता है। ऑप्शन बी कहता है कि यदि कोई व्यक्ति संसद के दोनों सदनों के लिए निर्वाचित हो जाता है और 10 दिनों के भीतर यह सूचित करने पर विफल रहता है तो वह किसी सदन में सेवा करना चाहता है। ऑप्शन सी कहता है कि यदि कोई व्यक्ति सदन में 2 सीट के लिए निर्वाचित हो जाता है किंतु किसी एक विकल्प को चुनने पर विफल रहता है। और ऑप्शन डी कहता है कि यदि एक सदन का कोई मौजूदा सदस्य दूसरे सदन के लिए निर्वाचित हो जाता है। तो इसमें आपको इसके संदर्भ में बताना है कि आपका कौन सा कथन कथन जो दिया गया है उसकी अभी पुष्टि करता है। तो इसके अंतर्गत आपका ऑप्शन सी है कि जिसमें वह यदि किसी व्यक्ति सदन में 2 सीटों के लिए निर्वाचित हो जाता है किंतु एक सीट में चुनने में विफल रहता है तो इसके संदर्भ में ये प्रावधान दिया गया है। तो ऑप्शन सी आपका सही होगा। अब आता है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसमें पूछा गया है कि संसद के साधारण विधेयकों के पारित किए जाने के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें पहला आता है कि विधेयकों के प्रथम वाचन में विधेयकों को राजपत्र में इसके प्रकाशन के बाद ही पुनः स्थापित किया जाता है। दूसरी आता है कि द्वितीय वाचन में विधेयक पर सामान्य चर्चा की जाती है। तृतीय वाचन विधेयक को संशोधनों के साथ समग्र रूप में स्वीकार और अस्वीकृत करने की शक्ति होती है। तो इसके अंतर्गत आपको बताना है कि उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है। तो इसके अंतर्गत आपका ऑप्शन बी सही है कि इसमें केवल 2 ही आपका सही होगा। अब आता है क्वेश्चन की पर्यावरण विज्ञान के संदर्भ में प्रायः सुर्खियों में रहे नरडल शब्द संदर्भित है। जो नरडल शब्द के बारे में बताना है कि यह किससे संबंधित है। इसके अंतर्गत आपका ऑप्शन ए आता है प्लास्टिक के कच्चे माल से। ऑप्शन बी आता है आक्रामक प्रजातियों को। ऑप्शन सी आता है शैवाल प्रतिष्ठन को। ऑप्शन डी आता है कृषि अपशिष्ट को। तो इसके अंतर्गत जो आपका उत्तर है वह ऑप्शन ए आएगा। यह प्लास्टिक के कच्चे माल से संबंधित है। क्वेश्चन आता है कि व्हेल शार्क के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन सा सही नहीं।
ए कहता है कि यह मत्स्य प्रणालियों में सबसे बड़ी प्रजाति है। ऑप्शन बी आता है कि वर्तमान में यह IUCN की संकटग्रस्त प्रजातियों की लाल सूची में क्रिटिकल इंडेंजर्ड प्रजाति में सूचीबद्ध है। तो इसमें और तीसरा ऑप्शन कहता है, मतलब कि ऑप्शन सी आता है कि यह विश्व के सभी उष्णकटिबंधीय महाद्वीप सागरीय क्षेत्रों में पाई जाती है। और ऑप्शन डी आता है कि यह एक निषेधक भोजी जीव है। तो आपको इसके व्हेल शार्क के बारे में बताना है कि इनमें से कौन सा सही नहीं है। तो इसके अंतर्गत यह ऑप्शन बी होगा कि वर्तमान में इसे IUCN की संकटग्रस्त प्रजातियों की सूची में क्रिटिकल इंडेंजर्ड के रूप में सूचीबद्ध है। यह आपका गलत है, क्योंकि हाल ही में व्हेल शार्क को नियंत्रित और निर्देशित किया गया और कभी कभी इसे तैराक की सवारी में भी पाते हैं। वर्तमान में इसे IUCN की लाल सूची में इंडेंजर्ड प्रजाति के रूप में घोषित किया गया है, ना कि क्रिटिकल इंडेंजर्ड प्रजाति के रूप में। और इसे अधिकांशतः एशिया के कुछ हिस्सों जैसे फिलीपींस में इसका शिकार किया जाना जारी है इसके संदर्भ में। अब आता है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में सूची 3 या समवर्ती सूची के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला आता है कि वर्तमान में इस सूची में 100 से अधिक विषय हैं। दूसरा कहता है कि इस सूची में सूचीबद्ध किसी विषय पर संसद या राज्य विधानमंडल दोनों कानून बना सकते हैं। तीसरा आता है कि केंद्र और राज्य द्वारा बनाए गए कानूनों के बीच टकराव की स्थिति में केंद्रीय कानून राज्य के कानून का विभावी होते हैं। तो उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है आपको बताना है। तो इसके अंतर्गत आपका पहला, दूसरा और तीसरा कथन सही है। पहला कथन आपका गलत है कि इसमें दूसरा और तीसरा सही है। पहला गलत है क्योंकि जो समवर्ती सूची है, समवर्ती सूची में वर्तमान में 52 विषय हैं। कितने हैं? 52 हैं। और जब वो बनी हुई थी तब उसमें 47 थे। तो इस कारण से आपका पहला कथन गलत है, दूसरा और तीसरा गलत सही है। और आपको बता दें कि संविधान की 7वीं अनुसूची में केंद्र और राज्य के बीच विधि विषयों जिसमें अनुच्छेद 246 के संदर्भ में त्रिस्तरीय व्यवस्था की गई। सूची फर्स्ट में संघ सूची, सूची सेकंड में राज्य सूची और सूची थर्ड में समवर्ती सूची को शामिल किया गया है। चलिए, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन से संघ राज्य क्षेत्रों में मुख्यमंत्री के नेतृत्व वाले विधानमंडल हैं। पहला जम्मू कश्मीर, दूसरा लद्दाख, तीसरा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, चौथा आता है पुदुचेरी। तो इसके अंतर्गत दिए गए हैं, आपको बताना है कि इसमें आपका ऑप्शन कौन सा सही होगा। तो आपका ऑप्शन ए सही होगा कि इसमें 1, 3, 4 आता है। दूसरा गलत है कि यह लद्दाख इसमें शामिल नहीं है। अब आता है क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा एक कैबिनेट सचिवालय का कार्य नहीं है। ऑप्शन ए कहता है कि मंत्रिमंडल और उसकी समितियों द्वारा लिए गए निर्णयों के कार्यान्वयन की निगरानी करना। ऑप्शन बी कहता है कि देश में बड़ी संकटमय परिस्थितियों का प्रबंधन करना। ऑप्शन सी कहता है कि मंत्रिमंडल की नई स्थायी समितियों का निर्माण करना। और ऑप्शन डी कहता है अंतर मंत्रालयीय समन्वय सुनिश्चित करके सरकार के निर्णय लेने की सहायता करना। तो इसके अंतर्गत आपको सही उत्तर बताना है कि इसमें से कौन सा कार्य नहीं है। तो इसमें आपका ऑप्शन सी है कि मंत्रिमंडल की नई स्थायी समितियों का निर्माण करना, यह इसका कार्य नहीं है। और ये जो तीनों ऑप्शन दिए गए हैं वह तीनों ही सही है। अब आता है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जिसमें पूछा गया है, आपका 44 नंबर का क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित राज्यों पर विचार कीजिए। पहला आता है नागालैंड, दूसरा त्रिपुरा, तीसरा झारखंड और चौथा आता है मिजोरम। तो आपको बताना है कि संविधान की 6ठी अनुसूची के में से उपयुक्त में से कौन सा एक विशेष कितने राज्यों को विशेष प्रावधान है। तो इसमें आपका जो उत्तर होगा ऑप्शन बी होगा, क्योंकि इसमें केवल 2 राज्य ही हैं जिसमें 6ठी अनुसूची के संदर्भ में विशेष प्रावधान दिए गए हैं। अब आता है शहरी स्थानीय निकायों में राजस्व के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन कहता है कि यह राज्य सरकारों द्वारा ULB का धन का हस्तांतरण राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर किया जाता है। ऑप्शन बी, दूसरा कथन आता है कि ULB केवल केंद्र सरकार के पूर्व अनुमोदन से ही वित्तीय संस्थानों से ऋण प्राप्त कर सकता है। तो उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है तो आपको बताना है। तो इसके अंतर्गत आपका जो ऑप्शन है वह ऑप्शन 1 सही है, क्योंकि इसमें केवल एक ही कथन सत्य है। केवल एक कथन इसके अंतर्गत सही आता है, दूसरा कथन गलत है। क्वेश्चन आता है कि अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के पद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। पहला आता है इसके अंतर्गत कि ऑप्शन ए कि फ्रेडरिक व्हाइट केंद्रीय विधानसभा के पहले निर्वाचित अध्यक्ष थे। ऑप्शन बी आता है कि अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के पदों का सृजन भारत सरकार अधिनियम
1900 प्रावधानों के तहत किया गया था। ऑप्शन सी आता है कि विट्ठल भाई जे पटेल केंद्रीय विधानसभा के कितने पहले नियुक्त उपाध्यक्ष थे। और ऑप्शन डी आता है कि अनंत संयम आयंगर लोकसभा के पहले उपाध्यक्ष थे। तो इसमें आपको बताना है कि इसमें से कौन सा कथन सही है। तो अध्यक्ष उपाध्यक्ष के तौर पर आपका ऑप्शन डी सही है कि अनंत संयंकर आयंगर लोकसभा के पहले उपाध्यक्ष रहे हैं। अब आता है आपका क्वेश्चन कि अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन कहता है इसमें कि किसी भी राज्य में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन के लिए संवैधानिक प्रावधानों में संशोधन करने की शक्ति संसद में निहित है। ऑप्शन दूसरा कहता है मतलब कि दूसरा कथन कहता है कि अनुसूचित क्षेत्रों वाले राज्य विधानमंडल केवल अनुसूचित क्षेत्रों के आकार में वृद्धि कर सकते हैं लेकिन उसमें कमी नहीं कर सकते हैं। ऑप्शन मतलब कि तीसरा कथन कहता है कि अनुसूचित क्षेत्रों वाले राज्य के राज्यपाल के पास ऐसे क्षेत्रों के संदर्भ में संसद के किसी भी अधिनियम के प्रावधानों को संशोधित करने की शक्ति होती है। तो इसके संदर्भ में आपके कथन दिए गए तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा कथन सही है। तो इसमें आपका ऑप्शन सी सही है क्योंकि इसमें दूसरा कथन सही नहीं है, पहला और तीसरा सही है। अब आता है क्वेश्चन कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन कहता है कि यह भारतीय संविधान में प्रावधान है कि यह वित्त विधेयक को पेश होने पर 75 दिनों के भीतर अधिनियमित होना जाना चाहिए। दूसरा कथन कहता है कि विनियोग विधेयक के विपरीत वित्त विधेयकों में कर को अस्वीकार करने या कम करने के लिए संशोधन किया जाता है। तो उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है तो इसके अंतर्गत आपको बताना है। तो इसके अंतर्गत आपका ऑप्शन बी सही है क्योंकि केवल इसमें दूसरा कथन ही सही है। अब आता है क्वेश्चन आपका जो कि 49 नंबर का है कि निम्नलिखित में से किन विभागीय स्थायी समितियों का क्षेत्राधिकार लोकसभा के अंतर्गत आता है। पहला आता है खाद्य उपभोक्ता मामले सार्वजनिक वितरण समिति, दूसरा श्रम समिति, तीसरा रेल समिति, चौथा आता है गृह कार्य समिति। तो नीचे दिए गए कूट के प्रयोग का सही उत्तर की पहचान करनी है। इसके अंतर्गत आपको बताना है कि कौन सा उत्तर आपका सही होगा। तो इसमें एक कूट दिए गए, इस कूट के अंतर्गत आपका पहला, दूसरा, तीसरा सही है, चौथा आपका गलत है। तो आपका ये ऑप्शन सी सही होगा। अब आता है क्वेश्चन कि राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद के अध्यक्ष कौन होते हैं। ऑप्शन ए प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी आता है आपका राष्ट्रपति, ऑप्शन सी आता है जल शक्ति मंत्री, ऑप्शन डी आता है कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री। तो इसके अंतर्गत आपका ऑप्शन ए होगा कि संविधान परिषद के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन कहता है कि भारत की लोक लेखा निधि से संसदीय अनुमोदन के बिना भुगतान किया जा सकता है। और दूसरा कथन कहता है कि भारत की आकस्मिकता निधि को राष्ट्रपति की ओर से वित्त मंत्रालय के पास रखा जाता है। और ऑप्शन तीसरा कहता है कि भारत की लोक लेखा निधि की कार्यकारी प्रक्रिया द्वारा संचालित किया जाता है। तो उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है तो इसके अंतर्गत आपका केवल तीसरा कथन ही सही है। अब आता है आपका क्वेश्चन कि लोकसभा अध्यक्ष के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन कहता है कि वह सदन के भीतर भारत के संविधान के प्रावधानों का अंतिम व्याख्याकार होता है। दूसरा कथन कहता है कि वह भारत के राष्ट्रपति को संबोधित करके हस्ताक्षर सहित त्यागपत्र देता है। तो इसमें कथन 1 और 2 दिए गए हैं। तीसरा कथन दिया गया है कि उसे संसद के सभी सदस्यों की बहुमत से पारित प्रस्ताव से हटाया जा सकता है। तो आपको बताना है कि उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है। तो ये कथन दिए गए हैं, इसके अंतर्गत आपको बताना है। तो इसमें पहला कथन ही आपका सही है, तो ऑप्शन बी आपका उत्तर होगा। अब आता है आपका क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से किस देश की सीमा लाल सागर से नहीं मिलती है। तो इसमें पहला आता है इथोपिया, दूसरा आता है इरिट्रिया, दूसरा ऑप्शन सी आता है सूडान, ऑप्शन डी आता है जिबूती। तो इसके अंतर्गत इथोपिया है, इस देश की सीमा लाल सागर से नहीं छूती है। फिर आता है आपका 54 नंबर का कि आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला आता है कि इसे राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा जारी किया जाता है। दूसरा कथन आता है कि यह शहरी इस ग्रामीण दोनों क्षेत्रों के लिए 3 माह के अंतराल पर वर्तमान साप्ताहिक स्थिति में बेरोजगारी दर का अनुमान लगाता है। फिर आता है आपका कि उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है। तो इसके अंतर्गत आपको बताना है। तो इसमें आपका ऑप्शन ही सही होगा क्योंकि इसमें केवल एक कथन ही सही दिया गया है। अब आता है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि निम्नलिखित में से किस या किन परिस्थितियों में संविधान संशोधन को राज्य सूची में सूचीबद्ध किसी भी विषय पर कानून बनाने की शक्ति प्रदान करता है। पहला आता है इसमें कि जब अविश्वास प्रस्ताव पारित हो गया हो तथा यह राज्य कार्यकारिणी से त्यागपत्र दे दिया हो।
दूसरा कथन आता है कि जब राज्यसभा राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने के लिए संसद को अधिकार देने के लिए पारित करती है। तीसरा आता है कि जब किसी राज्य की विधायिका संसद से राज्य सूची के किसी विषय पर कानून बनाने का अनुरोध करती हुए प्रावधान करती है। तो ये 3 कथन दिए गए हैं, इनमें से आपको बताना है कि उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है। तो इसमें आपका जो ऑप्शन ए है, मतलब कि आपका जो ऑप्शन बी है वह सही है, क्योंकि इसमें दूसरा कथन ही सिर्फ सही है, तो ऑप्शन ए आपका सही होगा, पहला तीसरा आपका गलत है। अब आता है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कि राज्यपाल की विवेकाधीन शक्तियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन कहता है कि राज्य सरकार द्वारा जनजातीय जिला परिषदों को खनिज उत्खनन से प्राप्त रॉयल्टी की देय राशि का निर्धारण करना। दूसरा कथन कहता है कि राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करने की सिफारिश करना। तीसरा आता है कि पड़ोसी संघ राज्य क्षेत्रों में बतौर प्रशासक के रूप में अपने कार्यों का निर्वहन करने हेतु प्रयोग की जाने वाली शक्तियाँ होती हैं। तो नीचे दिए गए कूट में से आपको सही कूट की पहचान करनी है, तो इसके अंतर्गत आपका कौन सा उत्तर होगा। तो इसमें आपके जो कूट हैं वह तीनों ही सही है, तो ऑप्शन डी आपका सही आएगा। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि 57 नंबर का है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन दिया गया है कि पोषक तत्व आधारित सब्सिडी योजना के अंतर्गत आने वाले उर्वरकों पर सब्सिडी का भुगतान प्रत्यक्ष रूप से किसानों को किया जाता है। दूसरा आता है कि केंद्र सरकार द्वारा यूरिया एवं फास्फेट और पोटास उर्वरकों को अधिकतम खुदरा मूल्य का निर्धारण सांविधिक रूप से किया जाता है। तीसरा आता है कि उर्वरक आदेश 1985 उर्वरक विभाग द्वारा प्रशासित होते हैं। तो उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है, तो आपको इसमें बताना है। तो इसमें आपके तीनों ही कथन सही नहीं है, तो ऑप्शन डी उत्तर होगा। अब आता है क्वेश्चन कि भारत में नगरपालिकाओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन कहता है कि निगमों की तरह ही नगरपालिकाएं संबंधित राज्य विधानमंडलों के अधिनियमों द्वारा स्थापित होती हैं। दूसरा आता है कि परिषद नगरपालिका की विधायी शाखा है और इसका प्रमुख चेयरमैन अथवा अध्यक्ष होता है। तीसरा कथन आता है कि चेयरमैन अथवा अध्यक्ष नगरपालिका के दिन प्रतिदिन के सामान्य प्रशासन के लिए उत्तरदायी होता है। तो उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है, तो आपको बताना है। तो इसमें आप कथन देख लीजिए कि इस तरीके के कथन है। तो इसके अंतर्गत जो आपका ऑप्शन डी है वो सही है, क्योंकि इसमें केवल 1 और 2 कथन सही है, तीसरा कथन आपका गलत है। अब आता है क्वेश्चन आपका नेक्स्ट की राष्ट्रीय भूमि मुद्रीकरण निगम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन कहता है कि भारत सरकार की पूर्ण स्वामित्व वाली कंपनी है। दूसरा कहता है कि यह केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों और अन्य सरकारी एजेंसियों के स्वामित्वाधीन अतिरिक्त भूमि का मुद्रीकरण है। तीसरा कथन है कि वित्त मंत्रालय का लोक उद्यम विभाग इसके प्रशासनिक मंत्रालय के रूप में कार्य करता है। तो इसके अंतर्गत आपका कौन सा कथन सही है, तो इसमें आपके तीनों ही कथन सही है, तो ऑप्शन डी आपका उत्तर होगा। अब आता है आपका 60 नंबर का क्वेश्चन कि स्वास्थ्य संबंधी उपमंच और खेल एवं युवा विकास संबंधी उपमंच निम्नलिखित संसदीय मंच से किससे संबंधित है। इसके अंतर्गत आपको बताना है। ऑप्शन ए आता है संसदीय शिक्षा मंच द्वारा, ऑप्शन बी आता है संसदीय युवा मंच द्वारा, ऑप्शन सी आता है जनसंख्या और जन स्वास्थ्य संबंधी संसदीय मंच द्वारा, ऑप्शन डी आता है सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्य संबंधी संसदीय मंच द्वारा। तो इसके अंतर्गत आपका जो उत्तर है ऑप्शन बी है कि यह संसदीय युवा मंच के द्वारा होता है। अब आता है क्वेश्चन 61 नंबर का कि भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग आरंभ किया जा सकता है। तो इसमें पहला आता है केवल लोकसभा द्वारा, ऑप्शन बी आता है केवल राज्यसभा द्वारा, ऑप्शन सी आता है संसद के किसी भी सदन द्वारा, ऑप्शन डी आता है संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक द्वारा। तो इसके अंतर्गत आपका ऑप्शन सी होगा कि यह संसद के किसी भी सदन द्वारा राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरंभ किया जाता है। 62 नंबर का क्वेश्चन आता है कि वित्तीय समितियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन कहता है कि लोक लेखा समिति संसद की सबसे बड़ी समिति है। दूसरा कथन आता है कि लोक लेखा समिति को छोड़कर अन्य वित्तीय समितियों में राज्यसभा का कोई प्रतिनिधित्व नहीं होता है। तीसरा कथन कहता है कि प्राक्कलन समिति का गठन सर्वप्रथम भारतीय परिषद अधिनियम 1909 के प्रावधान के तहत किया गया है। तो आपको बताना है कि उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है, तो इसके अंतर्गत आपका ऑप्शन डी सही होगा। अब आता है क्वेश्चन कि किसी विधेयकों को धन विधेयक समझा जाता है यदि उसमें केवल निम्नलिखित विषयों से संबंधित उपबंध हो। पहला आता है कि किसी कर का अधिरोपण, उत्साधन, परिहार, परिवर्तन या विनिमय करना। दूसरा कथन आता है कि केंद्र सरकार द्वारा धन उधार लेने का विनिमय करना। तीसरा आता है कि भारत की संचित निधि से धन का विनियोग करना। चौथा आता है कि अनुज्ञप्तियों के लिए फीसों या की गई सेवाओं के लिए फीसों की मांग या उनके संदाय का
होना। तो उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन होगा? तो इसमें आपका ऑप्शन सी सही होगा, क्योंकि इसमें पहला, दूसरा, तीसरा कथन सही है। अब आता है 64 नंबर का क्वेश्चन कि मेकांग नदी किन देशों से होकर गुजरती है? पहला चीन, दूसरा वियतनाम, तीसरा कंबोडिया, चौथा लाओस। तो इनमें से आपको बताना है तो उपयुक्त कूट में से कौन सा कथन सही है? तो इसके अंतर्गत आपका ऑप्शन डी सही है, क्योंकि इसमें चारों ही देशों से मेकांग नदी गुजरती है। अब आता है 65 नंबर का क्वेश्चन, जिसमें पूछा गया है कि हाल ही में सुर्खियों में रहे जनरल नेटवर्क एक्सेस या GAN का अर्थ क्या है? पहला ऑप्शन आता है इसके अंतर्गत कि डिजिटल कॉमर्स हेतु ओपन नेटवर्क तक मुक्त पहुंच करना। ऑप्शन बी आता है कि अंतर्राज्यीय विद्युत पारेषण प्रणाली तक खुली और गैर भेदभावपूर्ण पहुंच का होना। ऑप्शन सी आता है कि अक्षय ऊर्जा नेटवर्क तक विद्युत उत्पादकों को पहुंच प्रदान करना। ऑप्शन डी आता है कि दूर दराज के क्षेत्रों सहित सभी पेट्रोल पंपों पर पेट्रोल एवं डीजल की बिक्री पर पहुंच प्राप्त करना है। तो इसके अंतर्गत आपको बताना है कि कौन सा उत्तर आपका सही होगा। तो इसके में GAN के अंतर्गत आपका उत्तर ऑप्शन बी होगा कि अंतर्राज्यीय विद्युत पारेषण प्रणाली तक खुली और गैर भेदभावपूर्ण पहुंच सुनिश्चित करना है। 66 नंबर का क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के भाग 9 के अंतर्गत अनिवार्य प्रावधान है? पहला कहता है कि पंचायतों के सभी स्तरों पर 5 वर्ष का कार्यकाल होना। दूसरा आता है कि पंचायतों में 3 स्तर पर महिलाओं के लिए 1/3 सीट का आरक्षण देना। और तीसरा कथन आता है कि पंचायतों के निर्वाचन हेतु राज्य निर्वाचन आयोग की स्थापना करना। तो उपयुक्त कथन में से कौन सा कथन सही है? तो इसके अंतर्गत आपका ऑप्शन डी सही है कि इसमें तीनों ही कथन सही हैं। अब आता है क्वेश्चन कि भारत में नदी जोड़ो परियोजना के संदर्भ में कैन बेतवा लिंक परियोजना से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन आता है कि इसमें बेतवा नदी से केन नदी में जल स्थानांतरण करने की परिकल्पना की गई है। दूसरा आता है कि बेतवा यमुना नदी और केन नर्मदा नदी की सहायक नदी है। तीसरा आता है कि बेतवा और केन दोनों नदियों को विंध्य पर्वत श्रेणी निकलती है। तो निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो इसके अंतर्गत आपका ऑप्शन भी सही है, क्योंकि इसमें केवल तीसरा कथन ही सही है। अब आता है क्वेश्चन कि भारत के राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश के संदर्भ में पहला आता है कि मूल अधिकारों में जिस मात्रा का तक संसद के अधिनियम द्वारा कटौती की जा रही उस मात्रा से अधिक कटौती नहीं कर सकता है। दूसरा कथन आता है इसमें कि संविधान की 7वीं अनुसूची की समवर्ती सूची में किसी विषय पर संसद के अधिनियम को निरस्त कर दिया गया है। और फिर आता है आपका तीसरा कथन कि संसद द्वारा अनुमोदन न किए जाने की स्थिति में अधिकतम 6 माह की अवधि तक अस्तित्व में रह सकता है। तो ये कथन दिए गए हैं, इन कथन के अंतर्गत आपको बताना है कौन सा उत्तर सही होगा। तो इसके अंतर्गत आपका ऑप्शन ही सही है, क्योंकि इसमें केवल पहला और दूसरा कथन ही सही है। क्वेश्चन आता है कि संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन कहता है कि इसकी स्थापना 1972 में हुए मानव पर्यावरण पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के परिणाम स्वरूप हुई थी। दूसरा कथन कहता है कि इसका मुख्यालय केन्या नैरोबी में है। तीसरा आता है कि यह पर्यावरण सभा का आयोजन करता है, जिसकी बैठक वैश्विक पर्यावरण नीतियों की प्राथमिकताएं निर्धारित करने के लिए 2 वर्ष में एक बार होती है। तो इसके अंतर्गत आपको बताना है कि इसमें से कौन सा कथन सही है। तो इसके अंतर्गत आपका ऑप्शन डी सही है। अब आता है आपका क्वेश्चन जो कि 70 नंबर का है कि संविधान में राज्यों को केंद्रीय निधि से सहायता अनुदान प्रदान करने का उपबंध किया गया है। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन करता है कि संसद द्वारा सांविधिक अनुदान केवल उन्हीं राज्यों को दिया जाता है जिन्हें वित्तीय सहायता की आवश्यकता होती है, न कि प्रत्येक राज्य को। दूसरा आता है कि राज्यों को सांविधिक अनुदान वित्त आयोग की सिफारिश पर दिया जाता है। तो इसके अंतर्गत आपको बताना है कि उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है। तो इसमें आपका ऑप्शन सी सही है, क्योंकि इसमें पहला और दूसरा कथन सही है। अब आता है कि भारतीय संघवाद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला करता है कि भारतीय संघीय व्यवस्था ब्रिटिश मॉडल पर आधारित है, न कि अमेरिकी मॉडल पर। दूसरा कथन आता है कि भारतीय संघ राज्यों के बीच समझौते का परिणाम है। तो इसके अंतर्गत आपको बताना है कि इनमें से कौन सा कथन सही है। तो इसके अंतर्गत आपका ऑप्शन डी आता है, क्योंकि इसमें दोनों ही कथन सही नहीं है। तो इसकी व्याख्या के संदर्भ में देखा जाए कि भारतीय फेडरल या कनाडाई मॉडल पर आधारित है, न कि अमेरिकी मॉडल पर। और भारतीय फेडरल या संघ अमेरिकी फेडरल की तरह राज्यों के बीच एक समझौते का परिणाम है। ये राज्यों के बीच एक समझौते का परिणाम है। अब आता है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारत के संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से राज्यों में जनजातीय मामलों के लिए एक अलग प्रभारी मंत्री का होना आवश्यक है। तो इसके अंतर्गत पहला है छत्तीसगढ़, दूसरा झारखंड, तीसरा बिहार, चौथा उड़ीसा, पांचवा महाराष्ट्र, छठा मध्य प्रदेश। तो आपको इनमें से बताना है कि कौन सा कूट का प्रयोग सही है। तो इसके अंतर्गत आपका ऑप्शन ए सही है, क्योंकि इसमें पहला, दूसरा, चौथा, छठा सही है। कौन कौन सा? छत्तीसगढ़, बिहार,
उड़ीसा, छत्तीसगढ़ झारखंड, छत्तीसगढ़, इसके बाद आपका दूसरा आता है झारखंड, फिर आता है उड़ीसा, फिर आता है मध्य प्रदेश। तो इसमें ये सभी कोड सही हैं। अब आता है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंतर्गत पूछा गया है कि वित्तीय कार्यवाही कार्यबल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला दिया गया है कि इसका गठन इंटरपोल के तत्वाधान में आतंकवाद के वित्त पोषण और धन शोधन से निपटने के लिए किया गया है। दूसरा आता है कि भारत में FATF की स्थापना समय से ही इसका सदस्य है और FATF सचिवालय प्रशासनिक रूप से आर्थिक सहयोग और विकास संगठन में स्थित है। तो इसके अंतर्गत आपको बताना है कि उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो ये इसमें ऑप्शन से बी सही होगा कि केवल तीसरा कथन ही इसमें सही है। अब आता है क्वेश्चन कि भारतीय संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित केंद्र और राज्यों में उधार लेने की शक्तियों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन कहता है कि राज्य सरकार राज्य की संचित निधि की प्रतिभूति पर भारत के भीतर या बाहर से सीधे उधार ले सकती है। दूसरा कथन आता है इसके अंतर्गत कि ये कोई राज्य जिसका उधार केंद्र के पास बकाया है, केंद्र की सहमति के बिना कोई उधार नहीं ले सकता है। तो उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है, तो इसमें बताना है आपको। तो इसमें आपका ऑप्शन बी सही है कि केवल 2 उत्तर सही होगा। अब आता है क्वेश्चन कि राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित शंकाओं विवादों का विनिश्चय किया जाता है। ऑप्शन ए निर्वाचन आयोग द्वारा, ऑप्शन बी उच्चतम न्यायालय द्वारा, ऑप्शन सी उच्च न्यायालय द्वारा और ऑप्शन डी लोकसभा द्वारा। तो आपका उत्तर होगा ऑप्शन बी कि उच्चतम न्यायालय द्वारा। क्वेश्चन आता है 76 नंबर का, जिसमें पूछा गया है कि भारत सरकार के कार्य आवंटन के नियम किसके द्वारा बनाए गए हैं। ऑप्शन ए लोकसभा द्वारा, ऑप्शन बी प्रधानमंत्री द्वारा, ऑप्शन सी राष्ट्रपति द्वारा, ऑप्शन डी केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा। तो आपका जो उत्तर है वह ऑप्शन सी होगा कि यह राष्ट्रपति के द्वारा बनाया गया। अब आता है आपका क्वेश्चन कि राज्यसभा के उपसभापति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन कहता है कि उसे राज्यसभा के सभापति द्वारा मनोनीत किया जाता है। दूसरा कथन आता है कि जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के पद के रूप में कार्य करता है तब वह राज्यसभा के सभापति के कर्तव्यों का पालन करता है। फिर तीसरा कथन आता है कि वह राज्यसभा के प्रति सभापति के प्रति उत्तरदायी होता है। तो उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही होगा, तो इसमें आपका केवल 2 ही कथन सही है, तो ऑप्शन ए आपका सही होगा। अब आता है क्वेश्चन 78 नंबर का, किस रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन टैग क्विक रिस्पॉन्स कोड से किस प्रकार भिन्न है। पहला कथन कहता है कि QR कोड के लिए स्कैनर की प्रत्यक्ष लाइन ऑफ साइट की आवश्यकता होती है, जबकि RFID या रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन टैग को प्रत्यक्ष लाइन ऑफ साइट के बिना स्कैन किया जाता है। दूसरा कथन आता है कि QR कोड से डेटा को पढ़ने और इसमें लिखने की अनुमति देता है, जबकि RFID टैग स्थितिक होता है और इसे बदला नहीं जाता है। तो आपको बताना है कि उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है। तो इसके अंतर्गत आपका केवल एक ही कथन सही है, दूसरा वाला गलत है। पहला कथन कि QR कोड के लिए स्कैनर की प्रत्यक्ष लाइन ऑफ साइट की आवश्यकता होती है, जबकि RFID टैग को प्रत्यक्ष लाइन ऑफ साइट के बिना स्कैन नहीं किया जाता है, स्कैन किया जाता है। इसके संदर्भ में आपका सही है। हाल ही में यह सूचना दी गई कि जल्द ही दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन के युक्त टैग को उपलब्ध कराया जाएगा। यह भारत में अपनी तरह का पहला प्रयोग होगा। तो इसके संदर्भ में ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन आता है 79 नंबर का कि भारत में संसदीय विशेषाधिकार समिति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन कहता है कि लोकसभा राज्यसभा दोनों में संसदीय विशेषाधिकारों हेतु अलग अलग समितियां हैं। दूसरा कथन कहता है कि इस समिति के सदस्यों में निर्वाचन और मनोनीत दोनों सदस्य शामिल होते हैं। और तीसरा कथन कहता है कि संसदीय विशेषाधिकार समिति के कार्य अर्ध न्यायिक प्रकृति के होते हैं। तो इसके अंतर्गत आपको बताना है कि कौन सा कथन सही है। तो इसमें आपका केवल 1 और 3 सही है, इसमें सिर्फ दूसरा कथन सही नहीं है। अब आता है आपका क्वेश्चन कि इसका गठन ऐसे कस्बे के प्रशासन के लिए किया जाता है जिसने अभी तक नगरपालिका के गठन हेतु आवश्यक शर्तों को पूरा नहीं किया है। यद्यपि यह राज्य नगरपालिका अधिनियम के ढांचे के अंतर्गत कार्य करता है, किंतु इस अधिनियम के केवल कुछ प्रावधान ही इस पर लागू होते हैं। हालांकि नगरपालिका के विपरीत यह पूरी तरह से नामित निकाय है, अर्थात अध्यक्ष के साथ सभी सदस्य राज्य सरकार द्वारा नामित किए जाते हैं। तो उपयुक्त विवरण दिया गया है। तो इसमें से आपको बताना है कि इसके अंतर्गत कौन सा कथन इसके अंतर्गत सही है। ऑप्शन ए कहता है कि नगरीय क्षेत्रीय समिति, ऑप्शन बी छावनी परिषद, ऑप्शन सी विशेष उद्देश्य हेतु अधिकरण और ऑप्शन डी अधिसूचित क्षेत्र समिति। तो इसके अंतर्गत आपको बताना है इस कथन के अंतर्गत कि आपका
कौन सा उत्तर सही होगा? तो यह जो कथन व्याख्या करता है वह अधिसूचित क्षेत्र समिति की व्याख्या करता है, तो ऑप्शन डी आपका सही होगा। अब आता है क्वेश्चन कि लेवेंडर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला आता है कि यह यूरोप की देशज फसल है। दूसरा आता है कि भारत में इसकी खेती उत्तर पूर्वी हिमालय तक ही सीमित होती है। ऑप्शन सी आता है कि लेवेंडर के तेल में विषाणुरोधी और जीवाणुरोधी गुण होते हैं, जिसके कारण खरोंच लगने और कटने पर इसे लगाने से आराम मिलता है। तो इसके अंतर्गत उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है, इसमें आपको बताना है। तो इसमें ऑप्शन सी आता है, क्योंकि इसमें केवल पहला और तीसरा कथन ही सही है, दूसरा कथन आपका गलत है। अब आपका 82 नंबर का क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित में से कौन सी पहले अंतर संचालन युक्त आपराधिक न्याय प्रणाली परियोजना का भाग है? पहली आती है अपराध और आपराधिक ट्रैकिंग या नेटवर्क सिस्टम, दूसरी आती है ई जेल, तीसरी आती है ई फॉरेंसिक। तो आपको प्रयुक्त कूट में से बताना है कि इनमें से कौन सा कूट सही है। इसके अंतर्गत आपका जो उत्तर होगा ऑप्शन डी आएगा, क्योंकि इसमें तीनों ही कथन आपके सही हैं। अब आता है कि भारत के राष्ट्रपति की सैन्य शक्तियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन देता है कि भारत के राष्ट्रपति के पास युद्ध या इसकी समाप्ति की घोषणा करने की शक्ति है। दूसरा कथन देता है कि रक्षा बलों के सर्वोच्च सेनापति के रूप में राष्ट्रपति की शक्ति विधायी शक्ति से स्वतंत्र होती है। तो उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है, आपको बताना है। तो इसके अंतर्गत आपका ऑप्शन ए सही होगा कि केवल एक कथन ही सही है। अब आता है क्वेश्चन कि संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासन के संदर्भ में निम्नलिखित में से किन्हें विधायी शक्तियाँ प्राप्त होती है? पहला राष्ट्रपति, दूसरा संसद, तीसरा संघ राज्य क्षेत्रों में विधानसभा, चौथा आता है प्रधानमंत्री। तो इसमें से आपको बताना है कि कौन सा कूट इनमें से सही है। तो इसमें आपका ऑप्शन ए सही है, क्योंकि इसमें 1, 2, 3 सही है। इसमें प्रधानमंत्री इसके अंतर्गत नहीं आता है। अब आता है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि 85 नंबर का है, जिसमें पूछा गया है कि संविधान राज्यों में विधान परिषदों के उन्मूलन या गठन का प्रावधान करता है। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन कहता है कि संबंधित राज्य विधानसभा को इस संबंध में विशेष बहुमत से संकल्प पारित करना चाहिए। दूसरा कथन कहता है कि संसद साधारण बहुमत से इस संबंध में अधिनियम पारित कर सकती है। तो उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही होगा, तो इसके अंतर्गत आपको बताना है। इसके अंतर्गत जो आपका उत्तर है ऑप्शन सी है, कि इसमें पहला और दूसरा दोनों ही कथन सही है। तो ये दोनों ही कथन इस कथन की अभिपुष्टि करते हैं। अब आता है 86 नंबर का क्वेश्चन कि सामयिक अध्यक्ष या प्रोटेम स्पीकर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? पहला आता है कि वह अध्यक्ष की चुनाव की तिथि निर्धारित कर सकता है। दूसरा ऑप्शन बी आता है कि उसे लोकसभा द्वारा अपने सदस्यों से ही चुना जाता है। ऑप्शन सी आता है राष्ट्रपति स्वयं उसे शपथ दिलाता है। और ऑप्शन डी आता है कि वह बहुमत साबित नहीं करा सकता है। तो इनमें से आपको बताना है कि इसके अंतर्गत कौन सा सही होगा। तो इसमें आपका ऑप्शन सी होगा कि राष्ट्रपति स्वयं उसे शपथ दिलाता है। अब आता है 87 नंबर का क्वेश्चन कि कथक नृत्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला आता है कि कथक नृत्य के प्रदर्शन में मीराबाई और सूरदास की कृतियां शामिल हैं। दूसरा कथन आता है कि कथक नृत्य की परंपरा फारसी नृत्य शैली जैसी बाह्य तत्वों से अप्रभावित है। और तीसरा कथन दिया गया है कि अवध के अंतिम नवाब वाजिद अली शाह कथक नृत्य के महान संरक्षक थे। तो आपको बताना है कि उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है। तो इसके अंतर्गत आपका ऑप्शन सी सही है, कि इसमें केवल एक और तीसरा आता है। अब आता है आपका जो क्वेश्चन नेक्स्ट आता है 88 नंबर का, कि राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्ट्रार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन कहता है कि यह देश के सभी सामान्य निवासियों का एक रजिस्ट्रार है, चाहे वह भारत के नागरिक हों या ना हो। दूसरा कथन आता है कि इसे जनगणना अधिनियम 1948 के प्रावधानों के तहत तैयार किया गया है। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा कथन सही है। तो इसके अंतर्गत आपका ऑप्शन ए सही है, ये केवल एक होगा। अब आता है क्वेश्चन कि हाल ही में जेनेवा में विश्व व्यापार संगठन का 12वां मंत्री स्तरीय सम्मेलन आयोजित किया गया था। इस सम्मेलन में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसके अंतर्गत पहला आता है कि मंत्री स्तरीय सम्मेलन विश्व व्यापार संगठन का शीर्ष निर्णय लेने वाला निकाय है तथा आमतौर पर प्रत्येक 6 महीने में इसकी बैठक होती है। दूसरा आता है कि यह विश्व व्यापार संगठन में किसी नए सदस्य को शामिल करने का निर्णय मंत्री स्तरीय सम्मेलन में 2/3 बहुमत से लिया जाता है। तो आपको इनमें से उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है, इसमें बताना है। तो इसमें ऑप्शन बी आपका सही है, कि केवल दूसरा कथन सही है। 90 नंबर का क्वेश्चन आता है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 360 के तहत वित्तीय आपातकाल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है।
ऑप्शन ए कहता है कि वित्तीय आपातकाल की उद्घोषणा को केवल लोकसभा द्वारा अनुमोदित किया जाता है। ऑप्शन बी आता है कि इसे प्रत्येक 6 महीने में संसद की स्वीकृति अनिश्चितकाल के लिए बढ़ा दिया जाता है। ऑप्शन सी आता है कि वित्तीय आपातकाल की उद्घोषणा को स्वीकृति देने वाले प्रस्ताव के लिए केवल साधारण बहुमत की आवश्यकता होती है। और ऑप्शन डी कहता है कि इसे 1991 के वित्तीय संकट के दौरान पहली बार घोषित किया जाता है। तो इसके अंतर्गत आपका ऑप्शन क्या है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन सी कि वित्तीय आपातकाल की घोषणा को स्वीकृति देने के प्रस्ताव में केवल साधारण बहुमत की आवश्यकता होती है। तो ऑप्शन सी सही होगा। अब आता है क्वेश्चन आपका नेक्स्ट 90 नंबर का कि राज्यपाल की नियुक्ति के संदर्भ में संविधान में निर्धारित अर्हताओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? पहला आता है कि वह 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। दूसरा आता है कि वह राज्य विधानसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो। तीसरा आता है कि वह विकृत चित्र या अनुमोदित दिवालिया ना हो। तो इसमें से आपको बताना है कि कौन सा कूट सही होगा। तो इसमें सिर्फ आपका एक ही ऑप्शन सही है कि केवल एक, और दूसरा तीसरा नहीं। इसकी व्याख्या को देखा जाए तो जो पहले कथन के अंतर्गत इसकी व्याख्या है कि इसे संविधान के किसी व्यक्ति को राज्यपाल नियुक्त किए जाने की केवल 2 अर्हताएं होती। पहला तो भारत का नागरिक होना चाहिए, दूसरा आता है कि 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। और कथन दूसरा सही इस कारण से सही नहीं है क्योंकि व्यक्ति को राष्ट्रपति पद के लिए लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने और उपराष्ट्रपति के पद के लिए राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखना आवश्यक है, लेकिन राज्यपाल के पद के लिए ऐसी कोई शर्त नहीं है। और कथन तीसरा इस कारण से सही नहीं है क्योंकि यह विधायकों की निर्भरता का एक आधार है, लेकिन यह राज्यपाल के पद से संबंधित नहीं होता है। तो इसके कारण आपका पहला कथन ही सही है, दूसरा तीसरा गलत है। अब आता है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कि किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन कहता है कि यह 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा यह प्रावधान किया गया है कि एक ही व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। दूसरा कथन कहता है कि राज्यपाल के पद को केंद्र सरकार के अधीन रोजगार नहीं माना जाता है। तो इसके अंतर्गत आपको बताना है कि कौन सा उत्तर सही नहीं है। तो इसके अंतर्गत आपका पहला ऑप्शन सही नहीं है, दूसरा आपका सही है। क्वेश्चन आता है कि भारत के संविधान में निम्नलिखित में से किस भाग में अर्जित राज्य क्षेत्रों के प्रशासन हेतु विशिष्ट प्रावधान किया गया है? तो आपको बताना है। ऑप्शन ए आता है भाग 1 में, ऑप्शन बी दिया गया है भाग 5 में, ऑप्शन डी दिया गया है भाग 8 में और ऑप्शन डी दिया गया उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसके अंतर्गत आपका उत्तर ऑप्शन डी होगा क्योंकि यह जो प्रावधान दिया गया है वह भारतीय संविधान के भाग के अंतर्गत देख लेते हैं कि यह भारत के 366 की क्लॉज 30 आर्टिकल के अंतर्गत दिया गया है, जो कि भारत के संविधान में अर्जित राज्य क्षेत्रों के प्रशासन के लिए कोई प्रावधान नहीं दिया गया और इसके बजाय संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासन में संवैधानिक प्रावधान अर्जित राज्य क्षेत्रों पर लागू है। ऐसा भारत के संविधान के अनुच्छेद 366 के क्लॉज 30 में संघ राज्य क्षेत्रों की परिभाषा के आधार पर दिया गया है। और अनुच्छेद 366(30) के अनुसार राज्य क्षेत्रों का आवश्यक है कि पहली अनुसूची में निर्दिष्ट किसी भी संघ शासित प्रदेश से है और इसमें भारत के राज्य क्षेत्र में समाहित कोई अन्य क्षेत्र शामिल हो सकता है, पहली अनुसूची निर्दिष्ट नहीं होती है। तो ऑप्शन डी आपका सही होगा। क्वेश्चन आता है 94 नंबर का, जिसमें पूछा गया है कि क्रेडिट रेटिंग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन कहता है कि क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा नियंत्रित किया जाता है। दूसरा कहता है कि सॉवरेन क्रेडिट रेटिंग अन्य देशों के साथ स्वयं की तुलना करने के लिए देश की आर्थिक और राजनीतिक परिस्थिति का आकलन करती है। तीसरा कथन कहता है कि वर्तमान में S&P द्वारा प्रदत्त वैश्विक रेटिंग में भारत की सॉवरेन रेटिंग की रेटिंग AA है। तो इसमें उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है, आपको इन कथनों में से बताना है। तो इसके अंतर्गत आपका ऑप्शन बी आता है क्योंकि इसमें दूसरा कथन ही सही है और पहला दूसरा तीसरा गलत है। क्वेश्चन आता है कि इस समिति का गठन लोकसभा से पहले राज्यसभा में किया गया था। यह संसद सदस्यों की आचार संहिता को लागू करती है, यह कदाचार के मामलों की जांच करती है और समुचित कार्यवाही की अनुशंसा करती है। इस प्रकार यह संसद में अनुशासन और मर्यादा बनाए रखने का कार्य करती है। तो आपको बताना है कि उपयुक्त परिच्छेद में से कौन सा परिच्छेद संसदीय समिति के अंतर्गत आता है। ऑप्शन ए आता है विशेषाधिकार समिति, ऑप्शन बी आता है नियम समिति, ऑप्शन सी आवास समिति, ऑप्शन डी आचार समिति। तो इसके अंतर्गत आपका ऑप्शन डी आता है आचार समिति, इसका उत्तर होगा। क्वेश्चन आता है 96 नंबर का कि केंद्र राज्य संबंधों में राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा के संभावित प्रभाव निम्नलिखित में से कौन से हैं। पहला कथन कहता है कि राज्य विधायिका की विधायी शक्ति संसद की अधिभावी शक्ति के अधीन हो जाती है। दूसरा कथन कहता है कि यह राज्य सरकार
स्वतः निलंबित हो जाती है और केंद्र की कार्यकारी शक्ति का विस्तार राज्य तक हो जाता है। तीसरा कथन कहता है कि राष्ट्रपति भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची की राज्य सूची के विषय पर अध्यादेश जारी कर सकती है। तो प्रयुक्त कूट में से कौन सा कूट सही है आपको बताना है। तो इसमें आपका ऑप्शन सी सही है, क्योंकि इसमें पहला और तीसरा कथन गलत है। अब आता है क्वेश्चन कि भारत के संसदीय समितियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन कहता है कि उन्हें सदन द्वारा नियुक्त या निर्वाचित किया जाता है अथवा लोकसभा के अध्यक्ष या राज्यसभा के सभापति द्वारा नाम निर्देशित किया जाता है। ये भारत के राष्ट्रपति के समक्ष अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करती हैं। तीसरा कथन कहता है कि परामर्शदात्री समितियां एक प्रकार की संसदीय समितियां होती हैं। तो इनमें से बताना है कि आपका कौन सा उत्तर सही होगा। इसमें आपका ऑप्शन बी होगा कि केवल एक कथन ही सही है, इसमें 2 कथन गलत है। अब आता है कि भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में करपट्टम निम्नलिखित में से किस राज्य का लोक नृत्य है। तो ऑप्शन ए आता है कर्नाटक, ऑप्शन बी तमिलनाडु, ऑप्शन सी तेलंगाना और ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। तो इसके अंतर्गत आपको सही उत्तर की पहचान करनी है। तो ये करपट्टम जो है तमिलनाडु का लोक नृत्य है, जो कि यह नृत्य के रूप में किया जाता है। इसे देवी परगम देवी मरप्या की स्तुति में किया जाता है। यह लोक नृत्य केरल के विभिन्न हिस्सों में अभी भी प्रचलित है। यह नृत्य त्योहारों, रोड शो और मुख्य रूप से मरिप्पम त्योहारों पर किया जाता है। तो इसके संदर्भ में इसकी प्रमुख विशेषता है। अब आता है आपका 99 नंबर का क्वेश्चन, कि जिसमें पूछा गया है कि केंद्र सरकार ने 2022-23 के बजट में वर्चुअल डिजिटल संपत्तियों के संबंध में एक विशिष्ट कर व्यवस्था का प्रावधान किया था। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला आता है कि भारत में नॉन फंजिबल टोकन वर्चुअल डिजिटल संपत्ति की परिभाषा के संदर्भ में आता है। दूसरा आता है कि भारत में किसी वर्चुअल डिजिटल संपत्ति के हस्तांतरण में होने वाली आय को कर से छूट प्राप्त है। तीसरा कथन आता है कि इसे वर्चुअल डिजिटल संपत्तियों के लेन देन के दौरान हुए नुकसान को किसी अन्य आय के विरुद्ध समायोजित किया जाता है। तो उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है, तो इसके अंतर्गत आपको बताना है। तो इसके अंतर्गत आपका ऑप्शन ए है, वो सही है। दूसरा तीसरा गलत है। चलिए तो इसकी व्याख्या को देख लेते हैं कि हाल ही में वर्चुअल डिजिटल परिसंपत्तियों संबंधी लेन देन की अभूतपूर्व वृद्धि हुई है। इसको ध्यान में रखते हुए सरकार ने वर्ष 2022-23 के बजट अनुमान में वर्चुअल डिजिटल संपत्तियों के कराधान के लिए एक विशिष्ट प्रावधान किया हुआ था। वित्त अधिनियम 2022 द्वारा आयकर अधिनियम की धारा 2 में एक नया खंड 47A को जोड़ा गया, जिसमें वर्चुअल डिजिटल परिसंपत्ति को परिभाषित किया गया था। इसके अनुसार वर्चुअल डिजिटल परिसंपत्तियों का तात्पर्य किसी एक ऐसी जानकारी या कोड या संख्या का टोकन होता है जो भारतीय मुद्रा या विदेशी मुद्रा नहीं होती है, जो एक नॉन फंजिबल टोकन है और इसके समान प्रकृति की कोई अन्य टोकन नहीं है, चाहे वह किसी भी नाम से हो। और 1 अप्रैल 2022 से आयकर अधिनियम की 115 BBH के तहत निर्धारित की गई थी कि किसी भी वर्चुअल डिजिटल संपत्ति के हस्तांतरण में होने वाली आय पर 30% की दर से कर लगाया जाएगा और वर्चुअल डिजिटल परिसंपत्तियों के निवेशक को लेन देन के दौरान हानि होती है और यह हानि किसी अन्य आय के समायोजित नहीं की जाएगी। तो इसकी उपयुक्त कथन की व्याख्या है, जिसमें आपका केवल एक कथन सही है। अब आता है 100वां क्वेश्चन, जो कि इस श्रृंखला का अंतिम क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति या स्थितियों में कटौतियों का प्रावधान वैध नहीं माना जाता है। ऑप्शन पहला कथन दिया गया है कि इसमें विशेष अधिकार का प्रश्न नहीं उठाया जाना चाहिए। दूसरा आता है कि इसने भारत की संचित निधि पर भारत व्यय से संबंधित नहीं होना चाहिए। तीसरा आता है यह केवल एक मांग से संबंधित होना चाहिए। और चौथा आता है कि इसमें मौजूदा कानूनों में संशोधन और उसमें निरसन का सुझाव दिया जाना चाहिए। तो प्रयुक्त कथनों में से इसका कौन सा कथन सही होगा, इसके अंतर्गत आपका ऑप्शन डी होगा, क्योंकि इसमें केवल चौथा कथन ही सही है। चलिए तो इसकी व्याख्या को जान लेते हैं कि भारत में कटौती प्रस्ताव के संदर्भ में, जो कि भारत में कटौतियाँ कितने तरीके की होती हैं, 3 प्रकार की कटौती की जाती है। पहली होती है नीतिगत कटौती, दूसरी मितव्ययता और तीसरी आती है सांकेतिक। नीति कटौती के अंतर्गत यह मांग में निहित नीति की अस्वीकृति दर्शाता है और इसके तहत मांग की राशि को घटाकर 1 रुपये करने का प्रस्ताव किया जाता है। मितव्ययता कटौती के अंतर्गत इसमें उस मितव्ययता में मांग की राशि को एक निर्दिष्ट मात्रा तक कम करने का प्रस्ताव किया जाता है और एक मुश्त कटौती के रूप में या मांग की किसी मद में कटौती या कमी के रूप में होती है। सांकेतिक कटौती का जो प्रस्ताव है वह भारत सरकार के किसी दायित्व से संबंधित एक विशिष्ट शिकायत को व्यक्त करता है
और इसमें मांग की राशि 100 रुपये की कटौती के प्रस्ताव होती है। एक कटौती प्रस्ताव की स्वीकृति के लिए निम्नलिखित शर्तों का होना आवश्यक होता है, जिसके अंतर्गत पहली शर्त आती है कि यह केवल एक मांग से संबंधित होनी चाहिए। दूसरी आती है कि इसे स्पष्ट रूप से व्यक्त किया जाना चाहिए और इसमें बहस या अपमानजनक तथ्यकथन शामिल नहीं होना चाहिए। और तीसरा आता है कि इसमें एक विशिष्ट मामले का सीमित रखा जाना चाहिए। इसमें किसी भी ऐसे मामले की चर्चा या मांग नहीं होनी चाहिए जो न्यायिक अर्धन्यायिक कार्य करने वाली किसी वैधानिक न्यायाधिकरण या वैधानिक प्राधिकरण के समक्ष या किसी आयोग या जांच के अदालत के समय लंबित हो। तो इसके संदर्भ में उपयुक्त प्रश्न की व्याख्या है। यहाँ पर यह क्वेश्चन श्रृंखला फिनिश होती है। नेक्स्ट क्लास में आपको नेक्स्ट मतलब कि संडे, ये जो श्रृंखला चलाई जा रही है वह संडे टू संडे आपको टेस्ट प्रोवाइड किया जा रहा है। इसमें अभी तक हमने 10 टेस्ट मतलब कि आज के सहित 10 टेस्ट कंप्लीट कर लिए हैं। नेक्स्ट क्लास में मतलब कि नेक्स्ट संडे आपको नेक्स्ट टेस्ट मिलेगा जो कि 11वें नंबर का होगा। और भी इसी तरीके की वीडियो को देखने के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे सभी के लिए ये हेल्प मिल सके। धन्यवाद।